गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देयर आर टू अप्रोचेज फॉर ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ जी, उनमें से फर्स्ट अप्रोच है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेकंड है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग उन सभी एक्टिविटीज़ को करना चाहिए जिनसे प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक है, एंड विच डिक्रीज प्रॉफिट शुड बी अवॉइडेड, और उन सभी एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर देना चाहिए जिनसे प्रॉफिट डिक्रीज होता हो। तो ये अप्रोच इस बात के ऊपर इम्फेसिस देती है कि एक बिजनेस में उन सभी एक्टिविटीज़, ठीक है, उन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा और उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर दिया जाएगा जिससे प्रॉफिट डिक्रीज होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स इसमें जो फाइनेंशियल डिसीजन है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो ओनली वन टेस्ट के ऊपर बेस होगा, और वो वन टेस्ट क्या होगा, उन एसेट्स, प्रोजेक्ट या डिसीजंस को सिलेक्ट किया जाएगा जो प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। तो ओनली एक चीज़ देखेंगे और वो क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सी एसेट्स, प्रोजेक्ट, ठीक है, या डिसीजन को सेलेक्ट किया जाए। तो जो प्रॉफिटेबल होंगे उनको सिलेक्ट कर लेंगे और जो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे उनको रिजेक्ट कर देंगे। हाँ जी, सम आर्ग्यूमेंट आर एडवांस इन फेवर ऑफ दिस अप्रोच। इस अप्रोच के फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स बताए गए हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। हाँ जी, इसके फेवर में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रॉफिट इज अ टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक इफिशियंसी ऑफ अ बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस की इकोनॉमिक इफिशियंसी का टेस्ट है प्रॉफिट। मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि एक बिजनेस की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसको प्रॉफिट के बेसिस पे जज किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट है वो एक बिजनेस की इकोनॉमिक इफिशियंसी के मेजरमेंट का काम करता है। हाँ जी, नेक्स्ट है इफिशिएंट अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट की वजह से एक बिजनेस के स्केयर रिसोर्सेज यानी कि प्रॉफिट, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंस, ठीक है, जो ऑलरेडी लिमिटेड होता है ईच ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट की वजह से एक बिजनेस के स्केयर्स रिसोर्सेज यानी कि लिमिटेड फाइनेंस का इफिशिएंट अलोकेशन और यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उन्हीं प्रोजेक्ट या एसेट्स में फाइनेंस इन्वेस्ट किया जाता है जो प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। तो ये बोल सकते हैं कि इस अप्रोच की वजह से ही एक बिजनेस का जो स्केयर रिसोर्सेज होता है यानी कि फाइनेंस, उसका इफिशिएंट अलोकेशन और यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। प्रॉफिटेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर फुलफिलिंग द गोल ऑफ सोशल वेलफेयर। यानी कि एक फर्म के सोशल वेलफेयर के गोल को फुलफिल करने में भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एसेंशियल होती है। मीन्स प्रॉफिट जितना मैक्सिमाइज होगा सोशल वेलफेयर भी उतना ही मैक्सिमाइज होगा। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंसेंटिव। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मोर इफिशियंसी के साथ वर्क करने के लिए जो प्रॉफिट है वो मोटिवेटर या इंसेंटिव का काम करता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट मोटिव को, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव को ख़त्म कर दिया जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फेसिंग एडवर्स बिजनेस कंडीशंस। इकोनॉमिक और बिजनेस कंडीशंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसके साथ साथ बिजनेस में एडवर्स बिजनेस कंडीशंस लाइक रिसेशंस, ठीक है, कंपटीशंस, ये आते हैं। और अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेज अ बिजनेस विल बी एबल टू सर्वाइव। यानी कि एडवर्स सर्कमस्टांसेज में ओनली वही बिजनेस सर्वाइव कर सकता है जिसने पास्ट में कुछ प्रॉफिट अर्न किए हुए हैं। इसलिए बिजनेस
बिजनेस की ये ड्यूटी बनती है कि वो फेवरेबल सरकमस्टांसेस में जब उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है, उस टाइम वो अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करे, ताकि जब भी बिजनेस में एडवर्स सरकमस्टांसेस आए तो वो उनको इजीली फेस कर पाए। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ द फर्म। प्रॉफिट आर द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ ए फर्म, यानी कि एक फर्म के ग्रोथ में, ठीक है, जो फाइनेंस है, फाइनेंस एक मेजर सोर्स होता है और फाइनेंस का मेजर सोर्स क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, इसके साथ साथ इसके अगेंस्ट भी कुछ आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, मीन्स इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। अब क्रिटिसाइज देखिए किस किस के बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया गया है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट है इसका एम्बिगियस। इस अप्रोच की मेन जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है वो ये है कि इसमें प्रॉफिट जो टर्म है वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि जो प्रॉफिट टर्म है उसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो अनक्लियर और अनसर्टेन है। इसकी वजह से डिफरेंट पर्सन प्रॉफिट टर्म का डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी, प्रॉफिट तो शॉर्ट टाइम से भी रिलेटेड होता है, लॉन्ग टाइम से भी रिलेटेड होता है। तो हो सकता है कि कुछ पर्सन प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए समझे, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए समझे। इट मे बी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, इट मे बी टोटल प्रॉफिट और रेट ऑफ प्रॉफिट। सिमिलरली इट मे बी रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। फर्दर इट इज पॉसिबल दैट टोटल प्रॉफिट में इंक्रीज बट अर्निंग पर शेयर में डिक्रीज। भाई ये भी पॉसिबल होता है ना कि जो टोटल प्रॉफिट है वो तो इंक्रीज हो जाए बट जो अर्निंग पर शेयर है वो डिक्रीज हो जाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, इफ अ कंपनी हैज़ 1 लाख शेयर, ठीक है, एक कंपनी के जो शेयर हैं वो कितने हैं? 1 लाख, और अर्न ए प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न कर रही है वो ₹10 लाख पर एनम। अर्निंग पर शेयर इज ₹10, और इस कंडीशन में अर्निंग पर शेयर कितनी है? 10, ठीक है। अर्निंग पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट करते थे? ये प्रॉफिट और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो 10 लाख को 1 लाख से डिवाइड करोगे तो अर्निंग पर शेयर कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी आपके पास। हाँ जी, फिर देखिए, नाउ इफ द कंपनी फर्दर इश्यूज 50,000 शेयर्स, इस कंपनी ने अब 50,000 शेयर्स और इशू कर दिए एंड अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹12 लाख, और अब इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 12 लाख, ठीक है। तो ऐसे में जो टोटल प्रॉफिट है वो कितने से इंक्रीज हो गया? 2 लाख से। भाई पहले कितना था? 10 लाख, अब कितना हो गया? 12 लाख। तो कितने से इंक्रीज हो गया? 2 लाख से। अगर इसको नॉर्मली ऑब्जर्व करके आंसर दें तो हम कहेंगे कि जो प्रॉफिट है वो 2 लाख से इंक्रीज हो गया। बट अर्निंग पर शेयर भी चेक करेंगे, अर्निंग पर शेयर टोटल प्रॉफिट, ठीक है, बाय में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अब प्रॉफिट कितना है टोटल? 12 लाख, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 1 लाख तो ऑलरेडी थे, ठीक है, 50,000 और इशू कर दिए तो टोटल हो गए 1,50,000। तो यहाँ से अर्निंग पर शेयर कितनी आई? ₹8। अब कंपेयर करो, जो टोटल प्रॉफिट है वो तो इंक्रीज हो गया 2 लाख से, बट अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूँ वो तो ₹2 से डिक्लाइन हो गया, ठीक है, 10 से डिक्लाइंड होके कितने पे आ गया? ₹8 पे। तो ऐसे में अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि विच ऑफ दीज प्रॉफिट शुड अ फर्म ट्राई टू मैक्सिमाइज, कि जो फर्म है वो कौन से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस अप्रोच की सेकंड प्रॉब्लम ये है कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जाता है, यानी कि डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्ट बिटवीन प्रॉफिट अर्न ओवर द डिफरेंट ईयर। डिफरेंट ईयर में जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। यहाँ तक कि इस अप्रोच में इस फैक्ट को भी इग्नोर कर दिया जाता है कि प्रजेंट में ₹1 की जो वैल्यू है, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर जो सेम ₹1 रिसीव होगा उसके कंपैरिजन में ग्रेटर है। इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। सिमिलरली वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्न इन फर्स्ट ईयर विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द इक्विवेलेंट प्रॉफिट अर्न इन लेटर ईयर्स। बिल्कुल ऐसे ही मैं ले लेती हूँ, फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो ₹50,000 है,
सेकेंड ईयर में भी ₹50,000 है, तो इन दोनों में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं की जाती, जबकि रियल में फर्स्ट ईयर का जो ₹50,000 है वो सेकेंड ईयर के ₹50,000 से उसकी वैल्यू मोर देन है, बट इस फैक्ट को इसमें इग्नोर कर दिया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्रॉफिट ऑफ टू डिफरेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, ठीक है। ईयर देखिए फर्स्ट सेकंड 3। प्रोजेक्ट ए में देखिए फर्स्ट ईयर 1,50,000 और प्रोजेक्ट बी से फर्स्ट ईयर में कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है। सेकंड में देखो प्रोजेक्ट ए से 4,50,000 जबकि प्रोजेक्ट बी से 4 लाख। अब थर्ड ईयर में देखिए प्रोजेक्ट ए से 2 लाख और प्रोजेक्ट बी से 4 लाख, दोनों का टोटल देखिए 8 लाख और 8 लाख। अगर हम इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इन दोनों प्रोजेक्ट के प्रॉफिट को चेक करें, ठीक है, तो दोनों प्रोजेक्ट इक्वली प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि दोनों में जो प्रॉफिट है वो कितना है 8 लाख 8 लाख। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट में हम कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसकी जो मोर प्रॉफिटेबल होता है। अब यहाँ पे तो दोनों का प्रॉफिट इक्वल है, ठीक है, तो दोनों में से किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है, या सिलेक्ट का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा क्योंकि दोनों के प्रॉफिट इक्वल है। बट रियल में इन दोनों प्रोजेक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जा रहा है। कैसे, वो समझिए। अब हाँ जी, यहाँ पर देखिए जो प्रोजेक्ट ए है वो हायर प्रॉफिट अर्न कर रहा है। कैसे? प्रोजेक्ट ए में फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट है 1,50,000, बट प्रोजेक्ट बी में जो प्रॉफिट है वो तो नील है। तो प्रोजेक्ट ए का फर्स्ट ईयर का जो 1,50,000 का प्रॉफिट है उसे कहीं इन्वेस्ट करके, ठीक है, उस पर और रिटर्न अर्न की जा सकती है। तो दोनों के कंपैरिजन में अगर हम दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर करें रियल में, ठीक है, तो किसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी? प्रोजेक्ट ए की। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग ये दोनों ही प्रोजेक्ट इक्वल प्रॉफिटेबिलिटी के हैं। तो ये बात क्लियर कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जाता है। मीन्स वो चेक कर ही नहीं रहे कि प्रोजेक्ट ए में तो फर्स्ट ईयर में 1,51,000 का प्रॉफिट हो गया जबकि प्रोजेक्ट बी में कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, फिर भी दोनों को इक्वल मान रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है इग्नोर्स रिस्क फैक्टर। इस अप्रोच में इग्नोर को भी रिस्क किया जाता है, समझना। दिस अप्रोच इग्नोर द रिस्क एसोसिएटेड विद द अर्निंग्स, मतलब इसमें अर्निंग के साथ जो रिस्क होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ टू फर्म्स हैव द सेम टोटल एक्सपेक्टेड अर्निंग, ठीक है, दो फर्म है मान लेते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है वो सेम है, बट इनमें से जो फर्स्ट फर्म है उसकी अर्निंग फ्लैक्चुएट होती है अदर फर्म के कंपैरिजन में। तो ऐसे में जो फर्स्ट फर्म है वो मोर रिस्की होगी और जो इन्वेस्टर हैं वो ऐसी फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं वो ग्रेटर रिस्क के बेसिस पे हाई इनकम के कंपैरिजन में लेस रिस्क के साथ लेस इनकम को प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि वो ऐसी फर्म में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे रिस्क कम हो, चाहे उनकी जो इनकम है वो थोड़ी बहुत कम ही क्यों ना हो। हाँ जी, नेक्स्ट है इग्नोर फ्यूचर प्रॉफिट्स। इग्नोर्स फ्यूचर प्रॉफिट्स, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपनी फ्यूचर प्रॉफिट को भी इग्नोर करती हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के ऊपर फोकस दिया जाता है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओनली अपने प्रेजेंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके सरवाइव नहीं कर सकती, अपने बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएगी। कुछ फर्म तो ऐसी होती हैं जो अपनी सेल ग्रोथ के कंसेप्ट को ही इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करती हैं, तो ऐसे में वो लोअर प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है इग्नोर सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग सोशल ऑब्लिगेशन यानी कि सोशल वेलफेयर के ऑब्लिगेशन को भी इग्नोर कर दिया जाता है। बस इनका मेन फोकस कहाँ होता है कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए,
लाइक वर्कर, कंज्यूमर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, ठीक है। ये जितने भी सोशल ग्रुप हैं, इनके प्रति बिजनेस की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इग्नोर कर दिया जाता है। और एक फर्म जो अपने सोशल ग्रुप के प्रति ऑब्लिगेशन को इग्नोर करती है, अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर करती है, वो कभी भी लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती।